23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। इलेक्शन टुडे में सबसे पहले बात करेंगे भ्रष्टाचार पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ महीनों से लगातार खुले मंचों से भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सीधी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं और अब विधायक भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं और अपने अपने क्षेत्रों में यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है हिमाचल प्रदेश के नतीजों के बाद स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी और ज्यादा सतर्क हो गई है और ये कवायद इसी का हिस्सा हो सकते हैं। एमपी में नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार पर सरकार का सख्त संदेश, नहीं बचेगा भ्रष्टाचारी। ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहां भी हो। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कहते नजर आ रहे हैं प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। वो अधिकारियों को सख्त लहजे में कहते हैं मध्य प्रदेश की धरती पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कोई उमा शंकर सीएमओ था और कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था, ये बता रहे लोग मुझे। सही है क्या? ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहां भी हो। और केवल सस्पेंड नहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच देके जिसने पैसा खाए हैं जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके विधायक भी सीएम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लटेरी में विधायक उमाकांत शर्मा को भी सुन लीजिए। कोई भ्रष्टाचार करे तो पहले जूतों से स्वागत कीजिए। मैं कह रहा हूँ, हाथ उठा के दोनों भगवान की शपथ लेके मेरे नाम पे, विधायक के नाम पे कोई रिश्वत मांगे, कोई भ्रष्टाचार करे, प्रमाण इकट्ठे कर लेना, पहले जूतों से स्वागत करना और बाद में मुझसे कहना। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज किया और कहा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते हैं और छोटी मछलियों को ही परेशान करते हैं। यह तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कोई बचेगा नहीं, मगर चाहे उमाकांत जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं। सचिवालय पर इन दोनों की निगाह नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ो, मगरमच्छों को पकड़ो, छोटी मछलियों को मारकर मुख्यमंत्री जी आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। मंच से भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी अब ज्यादा ही मुखर है। तो क्या 2023 के चुनाव के पहले बीजेपी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का मैसेज प्रदेश को दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। देखिए, आप जानते हैं कभी भी कोई खबर तब तक सियासत में पूरी नहीं होती जब तक कि उसके एंगल को ठीक से ना समझ ले। और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी चुनाव शाखा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, जरा समझाइए हमें, जिस तरह बीजेपी की खास तौर पर ये जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ दिख रही है, सीएम शिवराज भी लगातार एक्शन ले रहे हैं, जनता के बीच, मध्य प्रदेश की जनता के बीच इसको लेकर क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, इस पूरे मुद्दे को दीपक हम 3 स्तर पर बांट के समझना चाहिए हमको। एक तो जनता के स्तर पर, दूसरा नेता के स्तर पर और तीसरा ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर। अगर हम जनता की बात करें तो देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में नतीजे आए हैं या दूसरे राज्यों में आए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि स्थानीय मुद्दे बड़े हावी रहे हैं।
तो इन नतीजों के बाद बीजेपी और सतर्क हुई है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे वो जो जनता से सीधे कनेक्ट हो, सड़क, पानी, बिजली, खसरा की नकल है, नहर में पानी है, तो ये मुद्दे हैं जो स्थानीय प्रशासन का जो निचली लाइन होती है उससे जुड़े होते हैं। तो एक सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि वहां पर सतर्क हो जाए, नहीं तो मोदी के चेहरे पर या राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी जाएगी तो वो तो वोट मिलता है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, जैसा हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो उसके बाद ये मुहिम और तेज हुई है। सीएम तो पहले से ही ये इस मुहिम में लगे हैं, मंचों से आपने देखा होगा कि वो लगातार इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। दूसरा स्तर आता है नेता के स्तर पर। इस तरह की कार्रवाइयां एक नेता को मजबूत छवि प्रदान करती हैं कि आप स्टेज पे गए और सीधे चलो आप सस्पेंड, इस तरीके की भाषा में आपने 1 मिनट में किसी को सस्पेंड कर दिया, तो जनता के बीच एक मैसेज जाता है एक नेता के पावरफुल होने का और सीधी जनता के मुद्दों पर संवेदनशील होने का। तो दूसरी बात यह है, और आपने देखा होगा मंच पर आजकल शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो माइक लेकर घूमते हैं, पूरा मंच कवर करते हैं, पूरे मंच का उपयोग करते हैं, तो वो भी एक अलग उन्होंने अपनी छवि बनाने की कोशिश की है। नवाचार वो करते रहते हैं, तो एक ये भी मैसेज देने की कोशिश है। और तीसरा स्तर आता है ब्यूरोक्रेसी पर। देखिए, भ्रष्टाचार की काफ़ी शिकायतें मिलती रहती हैं जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, सरपंचों के स्तर पर, गाँवों में। तो इनको टाइट करने के लिए या इनको एक मैसेज देने के लिए मंचों से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिससे कि एक मैसेज जाए जनता में कि सरकार, जनता के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी और निचले कर्मचारियों में भी, कि सरकार सो नहीं रही है, सब देख रही है और आप पे अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई होगी। तो ये आप तीनों स्तर पर इस मुद्दे को हमको समझना चाहिए, क्योंकि चुनाव के 11 महीने रह गए। इस तरह की ये कार्रवाइयाँ और तेज होगी ताकि जनता के बीच एक मैसेज जाए कि हमारी नज़र नीचे के स्तर तक है। और उसका ज़्यादा देखिए दीपक, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो मुद्दे बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर और जो मोदी के चेहरे के साथ जाती है वो तो है, उसका प्रभाव है, लेकिन हिमाचल में जैसे उन्होंने धोखा खाया है इस स्थान, क्योंकि वहाँ 3-4 मुद्दे जिन पर वोटिंग हुई वो स्थानीय थे। तो मध्य प्रदेश में कम से कम बीजेपी सतर्क हुई है और उन्हीं मुद्दों पर कार्रवाई, और इस तरह की गतिविधियां आपको और देखने को मिलेगी। जी दीपक, दूसरी चीज शैलेंद्र जी, हम ये भी समझना चाहेंगे, जिस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात सीएम कहते हैं, उस कड़ी से अगर हम जोड़कर देखें तो हम सीएम शिवराज को देखते हैं अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ प्रशासन से मुहिम चलाने की बात कहते हैं, बेटियों का जो सम्मान नहीं करें ऐसा सीएम शिवराज कहते हैं, और अब भ्रष्टाचार को लेकर उनकी सख्त नीति दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत या हम मध्य प्रदेश के उस भविष्य के विजन की बात करें जिसको लेकर सीएम शिवराज एक विजन लेकर चल रहे हैं, उसमें ये जीरो टॉलरेंस नीति कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी? बिल्कुल, देखिए, जहां सबसे पहली शर्त ये है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तभी सरकार की जो नीतियां हैं वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन उनका सही होगा। नहीं तो अगर भ्रष्टाचार होगा तो जनता तक वो फायदे नहीं पहुंच पाते हैं जो सरकार चाहती है, या कोई भी योजना पूरी तरह से फायदा नहीं पहुंचा सकती है निचले वर्ग में, खासतौर से समाज में, गांवों के स्तर पर। क्योंकि अगर पटवारी जो सबसे निचली इकाई होता है, पटवारी है या जनपद पंचायत सीईओ है, तो इनको ज़्यादा फोकस किया है, आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान ने, चाहे सीएमओ हो नगर पालिका का, चाहे जनपद पंचायत का सीईओ हो, चाहे सरपंच हो, चाहे ग्राम पंचायत का सचिव हो। ये वो कड़ियां हैं जो सीधे कनेक्ट होती है जनता से, और अगर यहाँ भ्रष्टाचार होता है तो बहुत गलत मैसेज जाता है, वो सीधे उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। तो अब 11 महीने बचे हैं, ये गलतियां ना हो, निचले स्तर पर ज्यादा से ज्यादा टाइट करने की कोशिश है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। अगर ये निचली कड़ियां जरा भी इसमें खामी रखती हैं, तो ये पूरे कोशिश यही है कि निचले स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कम से कम जो कड़ी है कर्मचारियों की और उसके ऊपर अधिकारियों की, तो ये पूरा टाइट रहे। इसलिए ये इस तरह की कार्रवाइयां आपको आगे देखने को मिलेंगी। और शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी, और खासतौर से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जिस तरह, एमसीडी के चुनाव जिस तरह से हुए हैं और स्थानीय मुद्दों के प्रति रुझान दिखा है जनता का, तो ये इसको लेकर बीजेपी बड़ी सतर्क है और इसी दिशा में अब वो आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल ठीक, आपने सटीक विश्लेषण किया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आज हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, और आज आपको लिए चलते हैं बालाघाट की परसवाड़ा विधानसभा सीट। ये सीट बेहद खास है और यहां के समीकरण भी काफी दिलचस्प है। 23 की तकरार, बनेगी किसकी सरकार,
इस खास इलेक्शन एपिसोड में हम आप पहुंचे हैं बालाघाट जिले की सुदूर विधानसभा परसवाड़ा। तो आइए चलते हैं आज के इस सफर में। हम देखेंगे परसवाड़ा के मुद्दों को, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से 1 साल पहले परसवाड़ा क्या कहता है। परसवाड़ा बालाघाट जिले की अहम विधानसभा सीट है। मध्य प्रदेश के सुदूर में स्थित ये विधानसभा महाराष्ट्र की सीमा से लगती है। लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में फैली ये सामान्य विधानसभा है, जहां आदिवासी, पवार, लोधी, मरार, कुंभी और अन्य जातियों के लोग रहते हैं। प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर इस क्षेत्र की, जहां कान्हा नेशनल पार्क से निकटता है, तो वहीं इसके कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तेजलाल टेम्भरे, तेज तर्रार नेता कंकर मुजारे, कांग्रेस नेता मधु भगत यहां से विधायक रह चुके हैं। मौजूदा सरकार में आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे यहां से विधायक हैं। विधायक रामकिशोर कांवरे मानते हैं कि उन्होंने परसवाड़ा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। परसवाड़ा विधानसभा की बहुत महत्वपूर्ण योजना वो है 7 नाली जलाशय, जो 42 साल से अधूरी पड़ी हुई थी। 42 साल से फॉरेस्ट के क्लियरेंस नहीं होने के कारण, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और 7 नाली जलाशय को पहली बार स्वीकृति मिली और 10 करोड़ रुपए देके 7 करोड़ रुपए फॉरेस्ट का जो मुआवजा था उसको दिया और 3 करोड़ रुपए में हमारा काम प्रारंभ हुआ। लगभग 5 ग्राम पंचायतों के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। वो सबसे पहली मेरी बड़ी प्राथमिकता थी। आज देखिए, आप गाँव में जाके देखिए, प्रधानमंत्री आवास, देश के प्रधानमंत्री जी की योजना। आज गांव में जाके देखिए, जल जीवन मिशन, घर तक के पानी। आज आप गांव में जाके देखिए, हर घर शौचालय। ये जो गांव में मूल आवश्यकता थी, उन आवश्यकता की पूर्ति मेरे भारत सरकार और मेरे प्रदेश सरकार ने किया है। चुनाव की दृष्टि से हमने काम किया है, विकास को लेकर हम जाएंगे और मैं 100% आश्वस्त हूँ। जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मेरे साथ में है, जनता मेरे साथ में खड़े हैं। पिछला विधानसभा चुनाव हारे पूर्व विधायक मधु भगत से हमने पूछा कि चुनाव के 1 साल पहले वो कितना तैयार है, जनता के मुद्दों को किस तरह से उठा रहे हैं, तो उनका जवाब कुछ ऐसा है। वर्तमान में जो परिदृश्य है मध्य प्रदेश का, वो किसी से छुपा नहीं और न ही आपके कैमरे से बचा है, न आपकी सोच में भी कमजोर है। वर्तमान मुद्दा परसवाड़ा का वरन नहीं मध्य प्रदेश का और इस देश का है। जिस प्रकार की इस देश के अंदर अराजकता, जिस प्रकार नफरत का माहौल इस देश के अंदर है, निश्चित तौर पे ये जो 7-8 साल में जो बीज बोया गया धर्म जातियों का, इसका नुकसान भारत को हो रहा है। वर्तमान मंत्री पे अब मैं आता हूँ, तो वर्तमान मंत्री ये बता दें कि उपलब्धि उनकी सबसे बड़ी क्या है। अगर उपलब्धि वो मानते हैं कि बांध, पुलिया, सड़क, तो नवीन निर्माण जो वो नहीं कर रहे हैं, नवीन निर्माण नहीं, ये पुनर्निर्माण है। आपने देखा होगा बालाघाट से लेकर के पादरीगंज तक की सड़क बनी, 6 महीने नहीं हुए बने हुए, उस पर थिगड़ों के लाइन लगी, कतार लगी। पक्ष और विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन जनता भी अपनी बात रखती है। ग्रामीणों ने माना कि शासन की योजनाओं का लाभ तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन गांव में रोजगार बड़ी समस्या है। बारिश के दिनों में ग्रामीण इलाकों में स्थिति खराब हो जाती है। कुछ जगहों पर हैंडपंप से रासायनिक पानी निकलने की वजह से बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं और ये इन ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय है। समस्या तो पानी की भी है जी, रोजगार की भी है, यानी बहुत चीज़ों की व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ पे। अब बिजली तो है और पानी के समय से नल यहाँ से पानी ले जाते हैं। रोजगार की सर व्यवस्था तो नहीं है सर। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन वही सर, ग्रेजुएट होने के बाद भी आजकल बालाघाट में तक की 3000 से 4000 तक की कोई रोजगार नहीं है। कीचड़ हो जाता है सर रोडों में, रोड नहीं बनी है, स्कूल तक कच्ची रोड है सर। हमारे यहाँ तो स्कूल होनी चाहिए अब 8वीं तक। जनता अपने नजरिए से विधानसभा की तस्वीर को देख रही है, नेताजी के दावों और वादों को समझ रही है। जनता मौन है और जवाब 2023 के चुनाव में ही देगी।
लोगों से मिलकर ये जानने की कोशिश की कि उनका परसवाड़ा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि उनके जनप्रतिनिधि किस तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरे साबित हो रहे हैं। साथ ही हमने उनकी समस्याओं का रुख करना भी मुनासिब समझा। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, परसवाड़ा, बालाघाट। चलिए अब जरा परसवाड़ा की सीट का सियासी इतिहास भी समझ लीजिए। बालाघाट जिले की काफी अहम विधानसभा सीट है परसवाड़ा। विधानसभा सीट का कुछ हिस्सा नक्सल प्रभावित है। वर्तमान में बीजेपी के रामकिशोर कांवरे यहां से विधायक हैं और सरकार में आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री भी हैं। इधर 2013 में विधायक कांग्रेस के जीते थे जिनका नाम मधु भगत है। 2013 में कांग्रेस की जीत हुई थी। 2008 में बीजेपी के रामकिशोर कांवरे जीते। इससे पहले 2003 की बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। वहीं 1993 और 1998 में तेज तर्रार नेता कंकर मुंजारे की यहां से जीत हुई थी। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव को कैसे देख रहे हैं। चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कैसे सियासी जमावट कर रही है। साथ ही जानेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को सफलता दिलाएंगे। आज बोले तो नेताजी में मिलिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तारवाला से, जो पूर्व नगर निगम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस समय हमारे साथ में है पूर्व नगर निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या रहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे। भारतीय जनता पार्टी का तो लक्ष्य है विकास, विकास और विकास। विकास को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो पूर्ण बहुमत के साथ इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हर कार्यकर्ता को और जनता को पूर्ण आत्मविश्वास है। अगर आप मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी रहेंगे। लगभग 3.5-4 साल से विकास का पहिया रुक गया है, उसको गति देने की आवश्यकता है और उसी के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से चुन के जाएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास। भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर एक बार फिर चुनाव लड़ेगी, तो क्या दोनों का चेहरा इस बार चुनाव में कितना असर डाल पाएगा। वो तो विश्वव्यापी चेहरा है, उसके लिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव या कुछ की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को, नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति को देश की जनता ने नहीं, पूरे विश्व की जनता ने देखा है और देख रहे हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की और कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ की, तो दोनों का चेहरा इस चुनाव में कितना असर डाल पाएगा जनता को अपनी पर आकर्षित करने के लिए। आज आम जनता के बीच में जाए और कमलनाथ का नाम ले, तो कमलनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस का नेता है। बाकी जैसे ही आप शिवराज सिंह चौहान का नाम लेंगे तो आम जनता बच्चे से लगा के बड़े तक, जिनका वोट नहीं है वो भी और जिनका मतदाता आज जागरूक है वो भी, अच्छा शिवराज सिंह यानी मामा, यानी जिसको सारे लोग शिवराज सिंह के नाम से नहीं मामा के नाम से जानते हो, ऐसे व्यक्तित्व की क्या छवि है, इस बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गणेश दुनगे, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। अभी आपने सुना बुरहानपुर के बीजेपी नेता मनोज तारवाला को। अब आपको मिलवाते हैं निमाड़ के ही कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय से, जो खंडवा सीट से उम्मीदवार और पूर्व कांग्रेस प्रदेश सचिव रह चुके हैं। विधानसभा 2023 की चुनाव की तैयारियों में दोनों ही दल लग चुके हैं। कांग्रेस भी इस मामले में आगे है। इसके पहले जब चुनाव हुआ था उस समय कुंदन मालवीय खंडवा से चुनाव लड़े थे। क्या मुद्दे थे, इन्हीं से बात जानने की कोशिश करते हैं। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 2018 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने सबसे पहले सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात को प्रमुखता से रखा था। उसकी वजह यह थी कि एक व्यक्ति चुनाव लड़कर स्वयंभू हो जाता है और वो अपने आधार पर अपनी मन मर्जी से काम करता है, करा नहीं करा। ये दुर्भाग्य की बात है कि 1990 के बाद से आज तक खंडवा विधानसभा में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई और इस दुर्भाग्य को भोगते हुए खंडवा के लोगों को 30-32 साल हो गए हैं। अगले साल फिर एक चुनाव आने जा रहा है। हम परेशान हैं कि खंडवा की जनता को किस तरह से ये यकीन दिलाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके साथ केवल छल और कपट ही किया है। क्या वजह है कि मतदाता कांग्रेस से दूर होता जा रहा है, क्या वजह है? केवल और केवल सांप्रदायिकता का जो जहर इस देश में घोला जा रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो सांप्रदायिक एकता की बात करती है, जो सद्भावना की बात करती है, उसके खिलाफ
एक ऐसा तालिबानी माहौल बनाया जा रहा है, और मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। ये थे कुंदन मालवीय। इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं विकास में पिछड़ा हुआ खंडवा नजर आ रहा है। शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। हम पहुंचे हैं खंडवा की अनाज मंडी, जहां अपनी उपज बेचने आने वाले किसान सब्जी पूरी का जायका लेते हैं और साथ में करते हैं सियासी चर्चा। तो चलिए सब्जी पूरी के साथ लेते हैं जायका चुनाव का। राजनीति के केंद्र में हमेशा बना रहने वाला किसान अन्नदाता कहलाता है इस देश का। निश्चित तौर पर किसान के मुद्दे उठाती है दोनों ही राजनीतिक दल। ऐसे ही हम आज अनाज मंडी में पहुंचे हैं चुनावी जायके में। यहाँ पर हम किसानों के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 5 रुपये थाली में अनाज दिया जाता है। 5 रुपये थाली में यहाँ 6 पूरी और सब्जी दी जाती है, साथ में सलाद दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये जो पहल है अनाज मंडी में, ये अभी शुरू हुई है और किसान इसका मज़ा ले रहे हैं। इस जायके के साथ साथ चुनावी जायके पे भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं आया हूँ सर पिपलानी पुनासा से। क्या लेके आए हैं आप? सर मैं कपास लेके आया हूँ। अच्छा, 2023 के चुनाव में आप क्या मुद्दे मानते हैं किसानों के? सर वो जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, जो किसान हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था जो की गई है वो बहुत बढ़िया की गई है। कहाँ से आए हैं आप, पहले तो ये बताइए। सर गोड़ी से आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? सोयाबीन लेके आए। यहाँ 2023 के चुनाव को तो समय है, क्या मुद्दे होने चाहिए किसानों के? किसानों को अच्छा रेट मिले, ताकि मंडी आते हैं किसान दूर से माल लेके आते हैं अपने, तो कम रेट में नहीं बिके, थोड़ा ऊंचा बिकना चाहिए। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि उचित जैसे फसल हो वैसा दाम मिले, उचित दाम मिले और सही से मंडी में मतलब कि किसानों के लिए सुविधा हो, जल वगैरह, भोजन वगैरह, बस और कुछ नहीं। मतलब जैसा माल हो वैसे दाम मिले तो बहुत अच्छा है किसान के लिए। ये सब्जी पूरी कैसी लगी? बढ़िया है, सब्जी पूरी भी ठीक है। किसान यही चाहेगा कि उसको उचित दाम मिले। निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में किसान जो है अपने मुद्दों को लेकर के वोट डालेगा और आने वाली सरकार चुनेगा। शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा। और अब बारी है जन का मन जानने की। बंसल न्यूज़ की टीम ने बीना वासियों से उनकी अपेक्षाओं के बारे में जाना और साथ ही ये भी जाना कि 2023 में उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। बीना में अपने अस्पतालों की, सरकारी अस्पताल वगैरह लेके या जन स्वास्थ्य लेके उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। जरा सा भी कुछ होता है लोग बाहर भागते हैं, कोई डिलीवरी के लिए रेठौर भागता है, कोई वो छोटे से काम के लिए भोपाल भागता है। यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि नई सरकार बने तो महंगाई पे कंट्रोल करे, आम जनता परेशान है उसकी समस्याओं पे ध्यान दें, बस इतना ही हमारा कहना है। बेरोजगारी दूर हो, सड़कों का विकास हो, समृद्ध हो और व्यापारियों को जो परेशान किया जाता है समय समय पे और दुरुपयोग किया जाता है शासन का, वो ना हो। हम ऑटो वाले हैं, हम लोगों के लिए ना तो कोई स्टैंड है ना कोई, कहीं भी खड़ी करते हैं तो कहते बोलते हैं यहाँ से हटा लीजिए। हम लोगों को बहुत दिक्कत है। आने वाली सरकार से ये उम्मीद है कि हम लोगों के लिए स्टैंड दिया जाए। यह सरकार से जी उम्मीद है प्रशासन बढ़िया चले, जनता की सुविधाएं मिले, जनता की मूल सुविधाएं, पानी, रोड, लाइट वो मिलती रहे जनता को क्या लेना देना। विकासशील सरकार चाहिए और मेरे हिसाब से फ्री मुद्दे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो सरकार मुफ्त में राशन बांटती है, ये बांटती है, ये सब बंद होना चाहिए। क्योंकि सब मेहनत करेंगे, स्वाभाविक काम प्रदेश का विकास होगा। ये विकास होता रहे। अच्छी सबसे बढ़िया है शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीजें फ्री दिलवा दे सरकार। मध्य प्रदेश में 2023 में गरीबों को सहायता करने वाली सरकार चाहते हैं, जो छोटे व्यापारियों को हर काम में सहयोग करे। अभी जो MNCs हैं इनने बहुत एम्प्लॉयमेंट लिया लॉकडाउन के समय, बहुत लोग आए, लेकिन जो अब इनका ले ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप जॉब दे रहे हैं और फिर जॉब से निकाले भी जा रहे हैं तो वो चीज गलत है। तो उस चीज के लिए सरकार को कोई नियम लेना चाहिए। चलिए इसी के साथ हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।